तारीख 14 अप्रैल साल 1984। ये वह दिन था जिस दिन मान्यवर कांशीराम साहब ने दो सामाजिक संगठन बामसेफ और DS4 को जोड़कर एक राजनीतिक दल बसपा यानी बहुजन समाज पार्टी का गठन किया। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी, जो पूरे भारत देश में एक दलित नेता के रूप में जानी जाती हैं, लेकिन मायावती अकेली दलित नेता नहीं हैं। इनके अलावा अनेकों ऐसे नेता हैं जो दलित समाज से आते हैं। आज की वीडियो में हम आपको प्रमुख 6 नेताओं के बारे में बताएंगे जो दलित समाज से ही आते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी खतरनाक साबित हो सकती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आपका अपने चैनल USG लॉजिकल थिंक में। शुरुआत करते हैं चंद्रशेखर आजाद रावण से। चंद्रशेखर का जन्म उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में एक सामान्य दलित परिवार में हुआ था। इनके पिता एक सरकारी अध्यापक थे। चंद्रशेखर देहरादून से कानून की पढ़ाई करके एक वकील बने। चंद्रशेखर एक मामूली वकील से सुप्रसिद्ध राजनेता कैसे बने, आइए इसके पीछे की कहानी हम आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 693 किलोमीटर दूर जिला है सहारनपुर में इलाका पड़ता है। नाम है छुटमलपुर। इस इलाके में हिंदुस्तान नाम का एक इंटर कॉलेज भी है। एक दिन एक दलित लड़का कॉलेज जल्दी पहुंच गया। आधे घंटे बाद वह खून से लथपथ पड़ा था। उसे सवर्ण जाति के बच्चों ने बहुत मारा क्योंकि उसने बेंच साफ नहीं की थी। बीते दिन लड़कों ने उसे फिर पीटा। वजह थी कि एग्जाम में सवर्ण बच्चों से ज्यादा नंबर ले आया। दलित बच्चे ने जब एक बार अपने घर वालों को बताई तो उन्होंने न्याय पाने के लिए हिम्मत दिखाई। वह एक वकील के पास पहुंचे। वकील का नाम था चंद्रशेखर। चंद्रशेखर के पास जब यह मामला पहुंचा तो उन्हें लगा कि सीधे तरीके से तो शायद न्याय मिलना आसान नहीं। इसलिए उन्होंने एक संगठन बनाया। नाम रखा भीम आर्मी। यह संगठन दलितों को न्याय दिलाने के लिए लड़ने लगा। संगठन बनने के बाद उस दलित बच्चे की समस्या का समाधान भी हुआ। इसके साथ ही जन्म हुआ भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर का, जिन्होंने एक मामूली वकील से नेता बनने की तरफ अपना पहला कदम रख दिया था। समय बीतता गया और चंद्रशेखर लाखों लोगों को जोड़ते हुए उनकी आवाज उठाते उठाते एक बड़ा नाम बन गए। साल 2020 में चंद्रशेखर ने अपनी आजाद समाज पार्टी भी बना ली। साल 2022 उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुआ। चंद्रशेखर ने तय किया कि वह चुनाव लड़ेंगे और लड़ेंगे भी यूपी के CM योगी आदित्यनाथ के खिलाफ। चंद्रशेखर ने चुनाव लड़ा, लेकिन वह बुरी तरह हार गए। सबको लगा शायद चंद्रशेखर शांत हो जाएंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। साल 2024 का लोकसभा चुनाव आया। उन्होंने यूपी के नगीना सीट से चुनाव लड़ा और करीब 1.5 लाख वोटों के बड़े अंतर से चंद्रशेखर ने चुनाव जीत लिया। 25 जून 2024 को उन्होंने लोकसभा में बतौर सांसद शपथ ली। शपथ लेते ही लोकसभा में चंद्रशेखर का ढाकड़ अंदाज नजर आया। उनके शपथ के पीछे से आवाज आई, पूरा भाषण देंगे क्या? जिस पर चंद्रशेखर ने भी भारी आवाज जवाब दिया, और क्या वही तो देने आए हैं, हम बोलेंगे और आपको सुनना भी पड़ेगा। दूसरे नंबर पर आते हैं चिराग पासवान। चिराग पासवान का जन्म 31 अक्टूबर 1982 को दिल्ली में हुआ था। उन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई दिल्ली में ही पूरी की है। इंजीनियरिंग की डिग्री लेने वाले चिराग फिल्मों में अपना करियर बनाना चाहते थे, जहां उन्हें सफलता नहीं मिली, जिसके बाद उन्होंने अपने पिता के साथ राजनीति में किस्मत आजमाई। अपनी पहली फिल्म के फ्लॉप हो जाने के बाद चिराग ने राजनीति में अपनी किस्मत का सिक्का आजमाया। उन्होंने 2014 में जमुई सीट से लोक जनशक्ति पार्टी के लिए चुनाव लड़ा। इस चुनाव में उन्होंने सुधांशु शेखर भास्कर को 25,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। वहीं 2019 में भी उन्होंने अपनी सीट पर कब्जा कायम रखा। देश भर में हुए लोकसभा के नतीजे आ चुके हैं। रिजल्ट के बाद से देश भर में खुशी का माहौल है। वहीं जीत की इस लिस्ट में कुछ फिल्मी सितारों के नाम टॉप पर हैं, जिसमें चिराग पासवान का नाम भी शामिल है। चिराग पासवान ने लोकसभा चुनाव में भरी मतों से जीत हासिल की है। उन्होंने बिहार के हाजीपुर सीट से 1,70,000 वोटों से जीत हासिल की है। लेकिन क्या आप जानते हैं, चिराग राजनीति से पहले बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता भी रह चुके हैं।
तीसरे नंबर पर आते हैं प्रकाश अंबेडकर। प्रकाश अंबेडकर का जन्म 10 मई 1954 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता का नाम यशवंत आम्बेडकर और माता का नाम मीराबाई आम्बेडकर है। प्रकाश आम्बेडकर अपने दादा, भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाने जाते डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर द्वारा नामित किया गया था। प्रकाश आम्बेडकर ने सेंट स्टेनिस्लाउस हाई स्कूल और सिद्धार्थ कॉलेज, मुंबई, भारत में शिक्षा ली। उन्होंने 1982 के बाद से पूरे भारत में कई सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक आंदोलनों का नेतृत्व किया। उनके छोटे भाई आनंदराज आम्बेडकर रिपब्लिकन सेना के नेता हैं। प्रकाश आम्बेडकर महाराष्ट्र राजनीति में महत्वपूर्ण व्यक्ति है। वह संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के पोते हैं। उनके पिता का नाम यशवंत आम्बेडकर है। कहा जाता है कि बाबा साहब ने ही उनका नाम प्रकाश रखा था। बाबा साहब के परिनिर्वाण से 2 वर्ष पहले उनका जन्म हुआ था। उन्हें अन्य 2 भाई एवं 1 बहन है और इन सभी का जन्म बाबा साहब के महापरिनिर्वाण के उपरांत हुआ था। चौथे नंबर पर आते हैं रामनाथ कोविंद। श्री कोविंद का जन्म 1 अक्टूबर 1945 को उत्तर प्रदेश में कानपुर जिले के परौंख गांव में हुआ। एक साधारण परिवार से होने के कारण उनका जीवन सादगी पूर्ण रहा। उनकी स्कूली शिक्षा और उच्चतर शिक्षा भी कानपुर में हुई। उन्होंने पहले कॉमर्स ग्रेजुएट की परीक्षा उत्तीर्ण की और फिर कानपुर विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री प्राप्त की। राष्ट्रपति कोविंद की सोच यह है कि जनता और सरकार में उनके प्रतिनिधियों के बीच आदर्श भागीदारी होनी चाहिए और इसके लिए सभी को अधिक से अधिक प्रयास करने चाहिए। राज्यपाल के रूप में श्री कोविंद की उपलब्धियों को देखते हुए 2017 में वे राष्ट्रपति पद के मजबूत दावेदार के रूप में उभर कर सामने आए। सर्वोच्च संवैधानिक पद पर उनके निर्वाचन के बाद उन्होंने अत्यंत दूरदर्शिता और विनम्रता के साथ भारत के प्रथम नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों को निभाया। मई 1974 में श्री कोविंद का विवाह श्रीमती सविता कोविंद से हुआ। उनके एक पुत्र और एक पुत्री है। 5वें नंबर पर आते हैं मान्यवर कांशीराम जी। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम, जिन्होंने उत्तर भारत में पहली बार दलितों को सत्ता के शिखर तक पहुंचाया। कांशीराम ने सरकारी नौकरी छोड़कर राजनीति शुरू की थी। साल 1958 में कांशीराम पुणे में डीआरडीओ में लैब असिस्टेंट के पद पर कार्यरत थे, लेकिन नौकरी के दौरान एक ऐसी घटना हुई कि वो दलित राजनीति की ओर मुड़ गए। कांशीराम की जीवनी लिखने वाले प्रोफेसर बद्रीनारायण लिखते हैं, उनके ऑफिस में फुले के नाम पर कोई छुट्टी कैंसिल कर दी गई थी। इसका उन्होंने विरोध किया। तमाम कोशिशों के बावजूद दलित कर्मचारी एकजुट हुए तो वो छुट्टी कर दी गई। इस घटना के बाद उन्हें समझ आ गया, जब तक दलित कर्मचारी एकत्रित नहीं होंगे तब तक हमारी बात नहीं सुनी जाएगी। साल 1977 की बात है। मायावती उस वक्त 21 साल की थीं और दिल्ली के एक सरकारी प्राइमरी स्कूल में पढ़ाती थीं। कांशीराम ने दिल्ली के एक कार्यक्रम में मायावती को जोरदार भाषण देते सुना। मायावती के भाषण को सुनकर कांशीराम काफी प्रभावित हुए और उनके पिता से मायावती को राजनीति में भेजने की गुजारिश की, लेकिन जब पिता ने बात को टाल दिया तो मायावती ने अपना घर छोड़ दिया और वो पार्टी ऑफिस में रहने लगीं। 3 जून 1995 को मायावती उत्तर प्रदेश की सबसे युवा और दलित महिला मुख्यमंत्री बनी। 2001 में कांशीराम ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। कांशीराम पर किताब लिखने वाले एस गौतम उनके शुरुआती दिनों को बताते हैं कि एक बार कांशीराम किसी ढाबे पर बैठे थे। वहां कुछ ऊंची जाति के लोग आपस में बैठकर बात कर रहे थे। उनकी बात का मजमून ये था कि उन्होंने सबक सिखाने के लिए दलितों की जमकर पिटाई की। इसे सुनकर कांशीराम बिफर पड़े और बात मारपीट तक आ पहुंची। कांशीराम इस बात को भलीभांति जानते थे कि राजनीति के जरिए ही दलितों की किस्मत बदलेगी। प्रोफेसर बद्रीनारायण उनसे जुड़ा हुआ एक और किस्सा बताते हैं। वो कहते हैं कि एक बार अटल बिहारी वाजपेयी ने कांशीराम को राष्ट्रपति बनने का ऑफर दिया। कांशीराम ने कहा कि राष्ट्रपति क्या, मैं तो प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं।
एक इंटरव्यू के दौरान काशीराम जी से पूछा गया कि आपकी बातों से तो लगता है कि आप सत्ता में आने के लिए किसी का भी इस्तेमाल कर लेंगे, नींबू की तरह निचोड़कर नरसिम्हा राव को फेंक देंगे। इस सवाल के जवाब में कांशीराम ने कहा कि नींबू की तरह निचोड़कर नहीं, वैसे ही छोड़ देंगे। काशीराम जी का जो मुख्य फोकस था वह था बहुजनों को सत्ता में पहुंचाना। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।